हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 12th परीक्षा में बहुत पहले पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जामिनेशन में। आगे जो एग्जामिनेशन पढ़ने वाला है आपका, उस एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी पहला चैप्टर जो है, इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/4πε0 का मान होता है और 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ, जो बार बार एग्जामिनेशन में आते रहे हैं और आते भी रहते हैं। 1/4πε0 का मान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मान होता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हम लोग को लेना है। तो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें मिलाएंगे कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पहला इससे मिलता जुलता है, दूसरा में यहाँ माइनस लिखा हुआ है जो कि गड़बड़ है, तीसरा तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। चौथा में देखिए 9 × 10⁹ है, लेकिन थोड़ा सा का चेंजिंग किया गया है, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि लड़का ही है तो ये टिक लगा दिया तो ये टिक लगा दे। अब इसमें आपको देखना है कि ये मात्रक यहाँ पे सही लिखा गया है और यहाँ पे मात्रक गड़बड़ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो प्रश्न, ये वाला जो आंसर है, ये पहला वाला, ये सही है। ये वैल्यू कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। अगर कोई पूछे कि ये वैल्यू कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं। देखिए, 4 का 4 हमने लिख दिया। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और ε0 की जो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ये वाला भी याद रखिएगा, ε0 की वैल्यू भी पूछता है एग्जामिनेशन में। एग्जाम में ε0 की वैल्यू भी पूछी जाती है, तो इन प्रश्नों के बारे में भी जानना जरूरी है कि ε0 की वैल्यू कितनी होती है। ऐसा पूछता है कि ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। और जब इन्हीं चीज़ों का गुना भाग होता है तो लगभग आता है 9 × 10⁹ ये यूनिट जरूर याद रखेंगे। इस यूनिट एक जगह पर यूनिट गड़बड़ होने के चलते देखिए ये वाला आंसर नहीं हुआ और ये वाला आंसर हुआ। ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इन संबंधों के बारे में जानकारी देनी है कि कौन सा संबंध सही है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहला है देखिए E = F/Q, दूसरा है E = QF, तीसरा है E = Q/F और चौथा है E = 1/4πε0 Q/F। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है E = F/Q, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है ये। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है मेरे भाई, F बल है और Q क्या है मेरे भाई, तो Q आवेश है। Q को आवेश कहा जाता है, ये आवेश है। E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल है, Q आवेश है। तो कभी कभी इसका परिभाषा भी पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषित करें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो उसके बारे में कैसे बताएंगे, थोड़ा सा इसको भी हम डील कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिया गया है, F का F लिख दो ऐसे, और यहाँ बटा है उसको प्रति कर दो यहाँ पे, और यहाँ Q है तो Q को यहाँ पे ला दीजिए इस प्रकार से। F का F लिख दीजिए, बटा के लिए प्रति खींच दीजिए और Q का Q लिख दीजिए। परिभाषित कैसे करेंगे मेरे भाई, ये देखो, इसको परिभाषित करना है E को। E क्या है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑब्जेक्टिव में तो ये हो गया कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव में तो ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये है कि ये सही है। इसमें मैं और बता रहा हूं कि कभी कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। तो कैसे लिखोगे, देखो ये है प्रति एकांक। प्रति एकांक आवेश, क्यों मतलब होता है आवेश, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से सूचित किया जाता है। फिर से समझ लो, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे E से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है, इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।
क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दे दिया गया है। पहला है cm², दिखाई दे रही है मेरे भाई, cm³, cm -2, इसका मतलब C प्रति मीटर स्क्वायर। ये C जो है ये कूलाम को डिनोट करता है, सेंटीमीटर नहीं है मेरे भाई। बड़ा C है, इसका मतलब होता है कूलाम, और M है उसका मतलब होता है मीटर। अब ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक, ठीक है। पहला चीज कि वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक जो पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा यहाँ आघूर्ण होना चाहिए, यहाँ पे आघूर्ण होना चाहिए। हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया था बोर्ड में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा जोड़ना चाहिए उसको, आघूर्ण। क्या जोड़ना चाहिए मेरे भाई, आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखना चाहिए, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, फॉर्मूला होता है Q × 2A, ये होता है। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मेरे भाई, तो मोड Q माने आवेश का परिमाण, और यह है द्विध्रुव के बीच की लंबाई। दो ध्रुव का मतलब क्या हुआ है, 2 ध्रुव हो गए, एक A हुआ एक B हुआ, इस पर +Q इस पर -Q, और जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं 2A। तो 2 ध्रुव जो होते हैं उसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव लंबाई। क्या बोलते हैं मेरे भाई, 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव लंबाई, ठीक है। तो द्विध्रुव लंबाई है ये, और यह है आवेश का परिमाण। मोड का मतलब परिमाण। तो यहाँ पे देखो, आवेश का परिमाण द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, कौन से, P से। तो इसका मात्रक पूछ रहा है कि इसका मात्रक बताइए। तो देखो, इसका तो हो गया कूलाम, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी है, इसको दूरी कहते हैं, तो ये तो मीटर, तो कूलाम मीटर। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो कूलाम मीटर होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर पूछ दे सदिश की अदिश है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये सदिश राशि है, तो आप बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखने का। किसी माध्यम की सापेक्ष परावैद्युतांक होती है। यह सापेक्ष परावैद्युतांक क्या होता है, किससे सूचित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सापेक्ष परावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन आर से, इसको एप्सिलॉन आर बोला जाता है, एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ लो तुम लोग। देखो, ये होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं F0/Fm, F0/Fm। निर्वात में 2 आवेशों के बीच बल, समझो पहले, ये 2 आवेश है, 2 आवेशों के बीच बल, ये बल है कब, जब ये निर्वात में हो। ये 2 आवेश है, 2 आवेशों के बीच बल है जब ये हवा में, निर्वात में रखा गया। निर्वात का मतलब हवा न हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फिर यही 2 आवेश है, और ये किसी माध्यम में रखा गया है, मैंने हवा में रखा गया है, पानी में रखा गया है, मतलब कहीं पर रखा गया है, लेकिन निर्वात में नहीं है। तो इसको कह सकते हैं किसी माध्यम में बल। ये है निर्वात में बल 2 आवेशों के बीच, ये है हवा में बल 2 आवेशों के बीच। इसी के अनुपात को हम कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युतांक। सापेक्षिक परावैद्युतांक, फिर से समझ लो, तब पागलाने लगेगा, ठीक, कुछ आएगा नहीं, पागल हो जाएगा। ध्यान दो, फिर से समझाते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि सापेक्षिक परावैद्युतांक क्या है। तो मैंने कहा निर्वात में बल, और ये हो गया 2 माध्यमों के बीच लगा हुआ बल, उसी के बीच जो अनुपात होता है उसको सापेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। इसको एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें सापेक्षिक परावैद्युतांक की वैल्यू कौन सी है, तो फिर कहेगा सर इसमें एफ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक और फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी जान लो। एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। ये परावैद्युतांक है, ये निर्वात में परावैद्युतांक है या सापेक्षिक परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक, निर्वात में परावैद्युतांक, सापेक्षिक परावैद्युतांक। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना है। जब इसको तुम भेजेगा तो ये चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा एप्सिलॉन आर = होगा एप्सिलॉन, और बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा सापेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो इसमें कौन सा सही है मेरे भाई, ये वाला सही दिखाई दे रही है, ये 2 नंबर आंसर सही है।
तो ये चारों में से आपको दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई फटाक से ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए 6 नंबर। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं बना रहा हूं और जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, पहला हो गया क्वेश्चन कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल। दूसरा ऑप्शन हो गया इसका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आवेश गुने कुल आयतन। अब चारों में से तब ना बताएगा जब इसका सूत्र और परिभाषा याद हो। ठीक है, पृष्ठ घनत्व क्या होता है? देखो आवेश वितरण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण जिसको पृष्ठ वितरण भी कह सकते हैं या पृष्ठ आवेश भी कह सकते हैं, आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, और फिर होता है घनत्व के भी 3 प्रकार होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात हो रही है। ठीक है, मतलब पृष्ठ घनत्व की बात हो रही है। पृष्ठ घनत्व देखो एक फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू बटा एल, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, तीसरा होता है आयतनिक आवेश घनत्व, ठीक है, रो इक्वल टू होता है क्यू बटा भी। ये आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व ये रेखीय कहलाता है। आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश और आयतन के अनुपात को हम कहते हैं आयतनिक आवेश घनत्व या कह सकते हैं इसको घनीय आवेश घनत्व। इसको रो से, ये लेम्डा से, ये सिग्मा से, ये हो गया रो से। ये रेखीय है, रेखीय, ये है पृष्ठीय, ये है आयतनिक, आयतनिक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पृष्ठ घनत्व। इसका मतलब दूसरे की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? दूसरे की। तो इसमें क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर है आवेश और इस बटा के लिए हमने ऐसे खींच दिया प्रति के लिए, और इधर है क्षेत्रफल। अब इसमें देख लो कि इसका फॉर्मूला से कौन मैच कर रहा है? आवेश यहाँ पे आ गया और बटा में क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया, बाकी सब कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये 2 नंबर वाला इसका आंसर सही है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कृपया इसको ध्यान से देखेंगे और घर पे बैठ के फेयर करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? ये तो थोड़ा रट लेना मेरे भाई। पानी का परावैद्युतांक होता है 80। अब बहुत जगह पे लिखा हुआ है 81 भी कहीं कहीं। ठीक है, तो 80 भी लिख सकते हैं, 81 भी लिख सकते हैं। चूंकि ऑप्शन में 80 दिया है इसलिए 80 पर टिक लगा दिया गया। निर्वात या हवा की बात होती तो हम लोग यहाँ पे या हाइड्रोजन की बात होती। ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा। निर्वात का, हवा का, हाइड्रोजन का, सबकी वैल्यू एक होती है। एग्जैक्ट एक नहीं होती है, थोड़ा बहुत का चेंजिंग होता है, लेकिन लगभग एक के पास होता है तीनों का। तो हम लोग हवा के लिए, निर्वात के लिए और हाइड्रोजन के लिए एक ही टिक लगाते हैं। तो ये पानी के लिए अभी क्या हो गया? 80 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है। फिर क्वेश्चन वही आ गया जो पहले बताया गया था। एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, ठीक है, होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल। अब इसको तीसरी गुना कर दो तो F इक्वल टू होगा Q इंटू ई। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बल की जो वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई हो जाएगी। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा भाषा बदल के लिख दिया गया है कि लड़का बेवकूफ़ हो जाए। ठीक है, तो ये आवेशित कण पर, आवेश पर लगने वाला जो बल होता है इसकी वैल्यू ये होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें आ गया संबंध Q इक्वल टू एन ई या कहो प्लस माइनस एन ई में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? बोल रहा है कि अगर Q बराबर Q, ये क्या है? ये क्वांटमीकरण का फॉर्मूला है, पढ़ा होगा तुम सब। ठीक है, ये क्वांटमीकरण का फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये क्वांटमीकरण का फॉर्मूला है। Q क्या है? यह आवेश है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E को कहते हैं मूल आवेश। इसका वैल्यू तो याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आता भी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मूल आवेश है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी वैल्यू संभव है? 4 संभव हो सकता है कि नहीं, 8 संभव हो सकता है कि नहीं, 4.2 संभव हो सकता है कि नहीं,
10 संभव हो सकते हैं कि नहीं। तो जो n है ये संख्या है, और कैसी संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या है, याद रखना चाहिए। फुट्टा में नहीं है। इलेक्ट्रॉन 4, 5, 7, 10, 25, 15 ये हो सकता है। 10.5 गो इलेक्ट्रॉन, पौने 5 गो इलेक्ट्रॉन, 2.5 गो इलेक्ट्रॉन, पौने 3 गो इलेक्ट्रॉन। फुट्टा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता है। फुट्टा मतलब दशमलव में। यहाँ देखो 4 संभव है, पूर्ण संख्या है। 8 संभव है, ये भी पूरा का पूरा है। 10 संभव है। इस 4.2 का मतलब क्या हुआ कि अगर रुपया के रूप में देख लें तो 4 रुपया 10 पैसा। ये तो साफ साफ गलत है, गड़बड़ सिस्टम चल रहा है। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये गड़बड़ सिस्टम है। ठीक है, मैंने कभी भी 3 दशमलव में कुछ दे दे अब बोले कि ये इलेक्ट्रॉन संभव है, n की वैल्यू संभव है, नहीं है श्रीमान। 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पॉइंट में वैल्यू संभव नहीं है। तो n का मान कौन संभव नहीं है, तो तीसरा वाला संभव नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये रहा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10-10 प्रश्नों को लेकर आएंगे, लगातार अभी लेकर नहीं आएंगे लेकिन लाते रहेंगे। ठीक है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युतांक। और मुझे लगता है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही इसका जवाब हमने दे दिया था। कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, कौन सा प्रश्न था इसमें, ये वाला प्रश्न था। इस प्रश्न में मैंने बताया था कि जो हवा, हाइड्रोजन और निर्वात के लिए क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अभी ये जो क्वेश्चन आ गया ये उसी से, देखो पूछ रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो ये तो याद करना पड़ेगा मेरे भाई, 1 होता है। ठीक है, तो 1 पर टिक लगेगा। तो ये आज का क्वेश्चन हुआ, इसको आप लोग फेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के प्रश्नों को हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको लाते रहेंगे। आप लोग तब तक इसको फेयर करते रहें, याद करते रहें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।